नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, देश विदेश के नामी उद्योगपति पहुंचेंगे देहरादून। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड पुलिस ने कसी कमर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज मौन व्रत, किसानों की मांग का मामला। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कसा तंज, कहा उनका मौन रहना ही उचित। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से कर्मचारियों की कमी, स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी पदों को भरने के दिए निर्देश। अब मरीजों की समस्याएं होंगी दूर। हरिद्वार में नशीली दवाइयों को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर का चेकिंग अभियान। 5 मेडिकल स्टोर और 2 क्लिनिकों को किया सील। लाइसेंस दिखाने में असमर्थता पर कार्रवाई। और उधम सिंह नगर के तराई इलाकों में पहुंच रहे साइबेरियन विदेशी परिंदे, वन विभाग ने बढ़ाई सुरक्षा, पक्षियों की हो रही निगरानी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 और 9 दिसंबर को एफआरआई देहरादून में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर आयोजन स्थल पर की गई सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि समिट का 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 9 दिसंबर को समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत अभी 3 लाख करोड़ के करार किए जा चुके हैं, जबकि 44,000 करोड़ के करारों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कार्य करने के लिए निवेशकों द्वारा जो रुचि दिखाई गई है, जिससे राज्य की प्रगति में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य में कार्य करने की अनेक संभावनाएं, इन क्षेत्रों को विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में ऐसे करारों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है जिसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। बड़ा अवसर है और राज्य के अंदर जहां इन्वेस्टर समिट के बाद एक इन्वेस्टमेंट का और औद्योगिकरण का तेजी से विकास होगा, वहीं रोजगार सृजन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे सभी राज्य के नौजवान युवा भाइयों को, बहनों को, सबको अपने राज्य के अंदर ही एक काम करने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ हमने जो लक्ष्य रखा था 2.5 लाख करोड़ रुपए का, इसमें एमओयू का, वो लक्ष्य हमारा पार हो गया। लगभग 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू अभी तक हो गए हैं। इसके साथ साथ हमने जो पहले से शुरू दिन से कहा था कि इस बार केवल हम इसको एमओयू तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम इसको धरातल पर उतारने पर भी काम करेंगे। राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी अब हो चुकी है। इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं पिछले कई समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश और विदेश में कई शहरों में भ्रमण कर निवेशकों को प्रेरित करने की मुहिम चलाई थी। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला ने। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। आप मेरी तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ जो तैयारियां हैं इसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर खुद मौजूद हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट से
और जहां कार्यक्रम स्थल है वहां पर तक निरीक्षण किया था। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो इन्वेस्टर समिट है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसका जो समापन होगा वो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विदेश से लेकर और देश के कई शहरों में जो है रोड शो किए हैं। साथ ही साथ जो उनका 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य था वो अब पूरा हो चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस निवेश सम्मेलन को सफल बनाने के लिए निरीक्षण भी कर रहे हैं और सरकार का यही लक्ष्य है कि अब जो 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य था उसे पूरा कर लिया गया है। उसके अलावा और भी जो निवेश है वो उत्तराखंड में आए, यानी कि सरकार कुल मिला के चाहती है कि 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का ये निवेश सम्मेलन हो। और जब निवेश सम्मेलन हो रहा है तो ऐसे में जो निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए खासी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। लगातार देखा जा रहा था निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए थे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई नई जो योजनाएं हैं उनको अमल में लाए हैं। उन चाहे पॉलिसी की बात की जाए, उद्योग पॉलिसी की, तो उन उद्योग पॉलिसियों को कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से इन्वेस्टर के लिए सफल बनाने की उन्होंने लगातार कोशिश की है। कई कैबिनेट बैठकें इसको लेकर की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद मौके पर लगातार निरीक्षण कर रहे थे, चाहे वो कहीं भी रहें। लगातार चाहे शहर की बात की जाए तो शहर में भी उन्होंने निरीक्षण किया कि चाहे साफ सफाई की व्यवस्था की बात की जाए या फिर रोडों की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, किस तरीके से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार निरीक्षण किया। और अब इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन होना है वो कुछ चंद घंटों बाद ही यहाँ पर आयोजन होना है और देश विदेश से यहाँ पर निवेशक पहुँचने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बर्मोल। देहरादून में होने जा रही इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए मेहमान आने शुरू हो गए हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर इन मेहमानों का स्वागत ढोल धमाओं की थाप और तुलसी की माला पहनाकर होगा। संस्कृति विभाग के लगभग 15 कलाकारों की ओर से आने वाले डेलीगेट्स का स्वागत किया जाएगा। आईआईटी रुड़की में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश से 800 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें नेट कार्बन जीरो को लेकर चर्चा हुई। आईआईटी के निदेशक का कहना है कि 2030 तक 400 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस पर कार्य करना बड़ा चैलेंज है। जो कॉन्फ्रेंस है ये रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं कि 2030 तक जो है 400 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए और उसके बाद हर साल 40 गीगावाट एक्स्ट्रा जो है रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत से प्रयास इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है कि हम बहुत सा जो है चीज़ों को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाएं। तो उसमें जो आज की जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है और 800 से ज़्यादा इसमें प्रतिभागी हैं जो विदेशों से और इंडिया से अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं और सब अपने अपने जो है कुछ कीनोट हैं, प्लिनी टॉक्स हैं, उसके अलावा पोस्टर्स हैं और एक्सपो भी एक लगी हुई है जिसमें हम डिफेंस के काफ़ी प्रोडक्ट का भी एक्सपो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का पर्पस यही है कि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो बैटरी की बात करें, ई व्हीकल की बात करें
उसके एप्लीकेशन की बात करें, मटेरियल डेवलपमेंट की बात करें, और जो पॉलिसी बन रही है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी बना रही है कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ाया जाए, तो उसको डिस्कस किया जाएगा। बालाकोट से समूह की महिलाओं को लेकर रेगड़ू जा रहा वाहन घाट लोहा घाट एनएच में मनोड़ खान के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में जानकी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्रशासन की टीम ने लोहा घाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। यहां से उन्हें चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर किया। वहीं वाहन में चालक सहित 8 लोग सवार थे। इसमें एक महिला घायल है, जिनको प्राइवेट निजी वाहन से लोहाघाट अस्पताल पहुंचा दिया गया है, और बाकी जितने भी उसमें पैसेंजर थे वो अभी सुरक्षित हैं और उनको हल्की फुल्की चोट आई हुई या नहीं आई हुई है। सामान्य है। स्थिति ठीक है, हमने उनका उपचार कर दिया है, प्राथमिक उपचार दे दिया है, लेकिन उनको फिर भी एक सीटी स्कैन कराने की जरूरत है अभी, और बाकी उसी की बात पता चलेगी। हाँ, अभी रेफर होंगे। खतरे से अभी बाहर कह सकते हैं, बाकी सीटी देखने के बाद ही पता चलेगा। 3 गाड़ी आ गई थी, एक गाड़ी ऊपर से आई, एक गाड़ी नीचे से आई। वहाँ पे मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक मारते ही गाड़ी को मतलब पत्थर के ऊपर चढ़ गई थी गाड़ी। पत्थर में चढ़ते हुए 3 टायर थे छोटी गाड़ी के, तो छोटी गाड़ी के हिसाब से पलट गई गाड़ी। भाई कोई नहीं। गांव और रात भगवानपुर कस्बे में कॉस्मेटिक की दुकान में इन बदमाशों ने लाखों की चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। लोगों का कहना है मित्र पुलिस शायद किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। मलेगे बहुत तुम्हारी है यहाँ से। अच्छा, क्या सामान था? तो 2 जोड़ी पजेबों की हाँ, और एक पैंडल है। अच्छा। और एक गले का लॉकेट है, जिसे हर टाइम रोज प्यार कर रखा लोन डिलारी, और वो अंगूठी है, और 3000 रुपये है, और वो छोटी मोटी चंद दिन के जागतों की भी उसी में रखी थी। एप्लीकेशन दी थी थाने में? हाँ, दी थी। पुलिस आई थी? आई थी, एक आदमी आया था। हम सब सो रहे थे पड़े, तो रात 1 बजे के बाद हमारे घर में चोरी हुई। अच्छा, चोरी में किस सामान का क्या उठा? सामान में जो गहने थे, टुम्बे वगैरह, फोन, ये सब। फोन भी उठा है? हाँ जी। अच्छा। हम कमरे में सो रहे थे, दूसरे कमरे में, सामान दूसरे कमरे में से उठाया, फोन हमारे वाले कमरे में से उठाया। रात घटना ये 12 बजे की है जी, कि रात में जो सेंट्रो गाड़ी में आए वो 2-3 दिन पहले गाड़ी आगे पीछे करी उन्होंने, ताले तोड़े। फिर जब अजमी ताला नहीं दिखा, उसे टूटा हुआ, तो उन्होंने बारी से पूरा शटर बाहर निकाल के फिर वो अंदर एंटर हो गए। जो गले नगद वाले थे पैसों के, वो जो के 2 गले ही निकाल के वो डाल लिए सारे। फिर वो अंदर गए, जो हमने बना के हाँ रख रखे थे, जो सुबह कस्टमर को देने थे, वो सब उठा के ले गए। अंदर जो मौजूद हालात उनको जो कुछ दिखा वो ले गए। कैमरा लगा हुआ था, कैमरा ये ऐसी वैसे लगा हुआ था, इसको भी तार के नीचे डाल दिया, और बाद में घटनास्थल से जितना भी नकदी मिली वो नकदी लेके निकले। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार के खनन व्यापारी अपनी समस्या को लेकर डीएफओ ऑफिस पहुंचे, लेकिन जिला फॉरेस्ट ऑफिसर के कार्यालय पर न मिलने के कारण खनन ट्रांसपोर्टरों ने डीएफओ ऑफिस के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए व्यापारी ने बताया कि वन विभाग अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर खनन से जुड़े ट्रांसपोर्टर को परेशान कर रहे हैं और अवैध तरीके से उनकी गाड़ियों को खींचकर वन विभाग ऑफिस में आकर खड़ा कर देते हैं और गाड़ी को छोड़ने के लिए अवैध वसूली करते हैं और मुंह मांगी रकम न मिलने पर पीड़ित को कानून का पाठ पढ़ाने लगते हैं। राज्य सरकार मैंने कहा ये आपका राइट नहीं बनता कि हमारी गाड़ी आप अगवा करके और हमें बताएंगे नहीं, उसे यहाँ चौकी में खड़ी कर लेंगे। वो गाड़ी ऐसे नहीं कर सकते आप, ये आप नियम के विरुद्ध कर रहे हैं। कहने लगे नियम नहीं, विरुद्ध नहीं कर रहे हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कर रहे हैं जो 2017 में उन्होंने लागू की थी। मैंने कहा श्रीमान जी 2017 के बाद भी 18 में भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कह रहे हैं। अब राज्य सरकार की जो खनन नियमावली है इसके आधार पर आपने ये गलत किया है।
ये आपका राइट नहीं बनता। आप हमारी गाड़ी, अगर आपने हमारी गाड़ी अवैध खनन देखा तो आप उसे पुलिस थाने को देते, आप जिला अधिकारी को सूचित करते कि ये गाड़ी यहाँ अवैध खड़ी हुई है, इसे हम आपकी चौकी में निर्धारित सुपुर्दगी दे रहे हैं, इस पे हमें जो आर्थिक दंड होगा हम भुगतते। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली अपनी एक समस्या को लेके आए हैं। इनका ये मानना है कि अवैध खनन के उसमें जो भी कार्रवाई हो, जो राज्य सरकार द्वारा जो नियमावली बनाई गई है उसके तहत ही हो। तो इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे स्तर से जो भी कार्रवाई होती है वो इसके अधीन ही होती है। पर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है 2017 की, उसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी जो अवैध खनन की गाड़ी है, अगर आप उसको बिना रवाना के लेते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोड्यूस हो, मतलब आफ्टर हमारे उसके बाद उसके भंडारण से भी निकला हुआ कोई मटेरियल हो, तो उसका जो ओरिजिन है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही माना जाएगा, मतलब वो फॉरेस्ट का ही हमारी वन उपज मानी जाएगी। तो उसके तहत कार्रवाई होती है। इनका कहना ये है, इनकी डिमांड ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के नियम को ना मानते हुए केवल राज्य सरकार की जो नियमावली है उसके तहत जो कार्रवाई उन्होंने निर्धारित की गई उसके तहत ही कार्रवाई हो। सरकार का फोकस अब ब्रांडिंग पर ज्यादा है। सरकार की माने तो ये इन्वेस्टर समिट राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि कल होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। उत्तराखंड राज्य में निवेश के इच्छुक उद्योगपति घरानों और समूहों के लिए रेड कारपेट बिछ चुका है। देहरादून में हो रहे इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के पहले दिन पीएम मोदी और दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही निवेशक सम्मेलन में देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, संजीव पुरी, सज्जन जिंदल, बाबा रामदेव, बनमाली अग्रवाल और चरणजीत बनर्जी का संबोधन होगा। राज्य सरकार ने जो इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य से ऊपर धामी सरकार एमओयू साइन कर चुकी है। इन्वेस्टर समिट हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है और राज्य के अंदर जहां इन्वेस्टर समिट के बाद एक इन्वेस्टमेंट का और औद्योगिकरण का तेजी से विकास होगा, वहीं रोजगार सृजन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे सभी राज्य के नौजवान युवा भाइयों को, बहनों को, सबको अपने राज्य के अंदर ही एक काम करने का अवसर मिलेगा। धामी सरकार का फोकस भी अब एमओयू साइन हुए समूहों के साथ निवेश को धरातल पर उतारने का है, जिससे राज्य में विकास और रोजगार दोनों तेज गति से आगे बढ़ सकें। धामी सरकार इन्वेस्टर समिट के लिए तैयार है। सरकार ने एमओयू हो चुके निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली है, जिसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। हमने 2.5 लाख करोड़ का एक टारगेट रखा था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो फाइनल इवेंट है वो शुरू होने से पहले ही उस टारगेट को हम लोग पार कर चुके हैं। अभी 8 तारीख को भी एमओयूज होंगे। मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली हम लोग 3-3.5 लाख करोड़ तक भी जा सकते हैं। विपक्षी दल इस इन्वेस्टर समिट को एक राजनीतिक आयोजन और 2024 के चुनाव की तैयारी बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माने तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके साथ 2-4 और ऐसे उद्योगपति चेहरे भी होंगे जिन्हें जनता के सामने प्रेजेंट कर भाजपा अपनी चुनावी रणनीति को और मजबूत कर रही है। सरकारें इस तरीके के इवेंट्स करती रहती है। ये इवेंट है और फिर चुनाव के नज़दीक कर रहे हैं तो ज़रा सा ज़्यादा सजा करके कर रहे हैं। सजाने के लिए कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी ला रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को भी ला रहे हैं। हमें उसमें देखेंगे उसका क्या आउटकम है कि जितना राज्य खर्च भी कर रहा है उतना निकल भी रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप किसान की उपेक्षा करिए, मजदूरों की उपेक्षा करिए, बेरोजगारों की उपेक्षा करिए। इन सवालों को तो उठाना पड़ेगा। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य को 2025 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती है, जबकि सरकार की नीतियों पर अब विपक्षी दल सवाल खड़े करने लगे हैं।
लेकिन धामी सरकार निश्चय कर चुकी है कि राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है। उसके लिए जो जरूरी कदम उठाने हैं उन्हें उठाने में धामी सरकार पीछे नहीं हटेगी। किसानों के गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी और मुआवजे सहित कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत ने 1 घंटे का मौन व्रत रखा। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों के साथ हरीश रावत ने गांधी प्रतिमा के नीचे मौन व्रत रखा। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि वो किसानों के मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते रहते हैं और इसी क्रम में आज उन्होंने मौन व्रत रखा है। आज आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद जी ने हाल ही में हुए 3 राज्यों के चुनावों पर भाजपा को और चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि अभी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें बड़ी धांधलीबाजी हुई है। कई जगह मध्य प्रदेश में राजस्थान ईवीएम मशीनों को लेकर छेड़छाड़ की गई। विपक्ष भी लगातार चुनाव आयोग पर भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगा रहा है और जनता भी कई जगह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में मशीनों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रही है। आकिल अहमद जी ने कहा भाजपा लोकतंत्र का गला घोट रही है। आकिल अहमद ने कहा कि देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तभी जनता को विश्वास होगा। पहले से बोल रहा हूं कि जब तक ये ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता और बीजेपी इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने पे लगी हुई है। 2014 के बाद आप देख लें, देश के अंदर जितने भी चुनाव हुए उनमें अक्सर जो है बीजेपी की जीत हुई। तो ऐसा क्या है बीजेपी ने कर दिया देश के अंदर जो जनता उनको पसंद कर रही, जबकि पूरे देश के अंदर जो है बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई आसमान छू। शहर और देहात क्षेत्रों में कई युवा नशे की लत में डूबे हुए हैं। आपको बता दें कि शहर और देहात में कई बुक सेलर दुकानों में प्रतिबंध के बावजूद सलोचलन फ्लूट जैसी वस्तुएं बेच रहे हैं जिससे बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं। एसपी देहात का कहना है मामले में पहले भी कार्रवाई हुई है और दुकानों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इस मामले को गंभीरता से लें और यदि कोई बुक सेलर इस तरह की सामग्री बेच रहा हो तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो हमारे स्टेशनरी विक्रेता बंधु हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे बालक जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं उनको इस तरह की सामग्री ना बेचें। ये नैतिक रूप से और गलत है और समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उससे मुंह मोड़ने और उसके साथ विश्वासघात करने जैसा है। इसलिए बानेवाला में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल में स्थित होटल में बीती रात लगी आग ने तांडव मचा दिया। वहीं आग ने होटल के साथ 3 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अंग्रेजी शराब के साथ 3 अन्य दुकान जलकर इस दौरान राख हो गई। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ एसडीआरएफ की टीम कई गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आठ और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, देश विदेश के नामी उद्योगपति पहुंचेंगे देहरादून। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड पुलिस ने कसी कमर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज मौन व्रत, किसानों की मांग का मामला। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कसा तंज, कहा उनका मौन रहना ही उचित। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से कर्मचारियों की कमी, स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी पदों को भरने के दिए निर्देश। अब मरीजों की समस्याएं होंगी दूर। हरिद्वार में नशीली दवाइयों को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर का चेकिंग अभियान, 5 मेडिकल स्टोर और 2 क्लिनिकों को किया सील, लाइसेंस दिखाने में असमर्थता जताई। और उधम सिंह नगर के तराई इलाकों में पहुंच रहे साइबेरियन विदेशी परिंदे, वन विभाग ने बढ़ाई सुरक्षा, पक्षियों की हो रही निगरानी।
और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।